कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी यानी कि समुदाय की सीमाएं, इसके अलावा इकोटोन तथा एज इफेक्ट यानी कि कोर प्रभाव, देन साइज ऑफ कम्युनिटी यानी कि समुदाय का आकार, और एनर्जी सोर्स ऑफ कम्युनिटी यानी कि उसके ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी होती है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि समुदाय जो होता है वो पारितंत्र का एक जैविक भाग होता है, यानी कि बायोलॉजिकल हम जिसको कह सकते हैं वो एक पार्ट होता है कम्युनिटी। और सामान्यतः एक स्थिर और तथा स्थायी यानी कि स्टेबल कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि घटक पाए जाते हैं। ये कौन कौन से घटक होते हैं? जिसमें कि उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं कि जो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स, एल्गाए, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। देन हम बात करते हैं उपभोक्ता कंपोनेंट्स, जिनको हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। ये क्या भोजन के लिए जो उत्पादकों पर रहने वाले, निर्भर करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। देन हम बात करते हैं कि अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स के बारे में। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो जैविक मूल के पदार्थों को क्या करते हैं, ये कि जितने भी जो ऑर्गेनिक होते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक यानी कि सरल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उन्हें पुनः उत्पादकों के यानी कि प्रोड्यूसर्स के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह से डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक होते हैं, उन्हें पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इसके अपमार्जक यानी कि स्क्वेंजर्स यानी कि जिन्हें कि मृत भोजी यानी डेट्रीफोर भी कहा जाता है। ये अपमार्जक जो क्या करते हैं, ये इनको उपभोक्ता का ही एक भाग माना जाता है। ये भी क्या होता है? एक तरह से कंज्यूमर्स ही होते हैं। ये डेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? मृत भोजी यानी कि डेट्रीवोर या स्क्वेंजर की श्रेणी में रखा जाता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परस्पर निर्भरता यानी कि कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस। समुदाय के जो विभिन्न घटक, जितने भी कंपोनेंट्स या स्पीशीज होती है, वो क्या करते हैं? परस्पर निर्भरता यानी कि इंटर डिपेंडेंस प्रदर्शित करते हैं। दो या दो से अधिक जातियों की परस्पर निर्भरता जितनी गहरी होती है, उनके उतने ही अधिक जो संभावना होती है वो एक दूसरे के पाए जाने की होती है। यानी कि अगर एक स्पीशीज वहां पर होगी तो वहां पर क्या होगी कि दूसरी स्पीशीज भी अपने आप ही पाई जाएगी। यही कारण होता है कि समुदायों में यानी कि कम्युनिटी में जो स्पीशीज होती है वो रैंडम नहीं होती, यानी कि असमान नहीं होती है, बल्कि विशिष्ट समूह यानी कि वेल स्पेसिफाइड या डिफाइंड ग्रुपिंग में मिलती हैं, एक विशिष्ट समूह में पाया जाता है। और ये जो परस्पर जो निर्भरता होती है वो किन किन कारणों से होती है? फूड यानी कि भोजन हेतु, प्रकीर्णन व प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन या पॉल्यूशन, और बचाव यानी कि प्रोटेक्शन। फूड के लिए क्या होता है कि जितने भी जो जातियां होती है, स्पीशीज होती है, वो उत्पादक या फिर अन्य जो उपभोक्ता होते हैं, जितने भी अदर जो शाकाहारी होती है, उन जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कि एक तरह से एक चेन बनाते हैं, जैसे कि जितने भी जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो प्रोड्यूसर, जितने भी उत्पादक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसी तरह से जो सेकेंडरी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड करेंगे। और इसी प्रकार से सर्वाहारी यानी कि जो ओमनिवोर्स या फिर जिनको हम तृतीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं, वो क्या करेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समुदाय में क्या होता है? एक चेन, एक फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। और परस्पर जो खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के क्या बनाते हैं? एक फूड वेब यानी कि खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। देन हम बात करते हैं प्रकीर्णन व प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन तथा पॉल्यूशन। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन के लिए कीटो यानी कि जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आधारित होते हैं। और इनका डिस्पर्सन यानी कि जो प्रकीर्णन भी होता है वो कौन करता है? या पॉलिनेशन जब उनको कह सकते हैं, जितना भी वो कौन करता है? पक्षी यानी कि जितने भी बर्ड्स और छोटे जो मैमल्स होते हैं, अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो करते हैं। देन है प्रोटेक्शन।
जीव जो होते हैं कि जितने भी जो इस धरती पर इस अर्थ पर पाए जाने वाले जीव होते हैं वो अन्य जीवों पर सुरक्षा हेतु निर्भर करते हैं। इनमें क्या होता है कि वृक्ष और वनस्पतियां जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि अनेक जीवों को आवास यानी कि हैबिटाट प्रदान करते हैं। और जीव जो होते हैं वो अन्य ताकतवर जीवों की मिमिक्री करके यानी कि नकल करके या फिर अपने ही जैसे परिवेश में दिख करके क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं यानी कि प्रोटेक्शन करते हैं। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं एक लीफ इंसेक्ट और एक स्टिक इंसेक्ट के बारे में। देन हम बात करेंगे समुदाय का नामकरण यानी कि नेमिंग ऑफ कम्युनिटी। समुदाय का जो नामकरण होता है इसके लिए कोई स्पेसिफिक नियमावली नहीं होती है, स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते हैं, टेक्सोनॉमी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो समुदाय होता है उनमें से किसी भी प्रकार से नाम दे दिया जाता है। और ये किसके बेस पर होता है, प्लांट्स, एनिमल्स तथा हैबिटेट के नेम पर क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी को, समुदाय को नाम दे दिया जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें कि तो प्लांट के नेम से भी क्या होता है कि किसी समुदाय को उस स्पेसिफिक भाग में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके बेस पर उस समुदाय को नाम दे दिया जाता है। प्लांट्स में क्या होता है कि वृक्ष सामान्यतः बहुत स्पष्ट दिखने वाले होते हैं और ये क्या करते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय बनाते हैं। अतः समुदाय को अक्सर इनके नाम से जाना जाता है, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। उनके बेस पर क्या होता है कि उस कम्युनिटी का नाम रख दिया जाता है। सामान्यतः सबसे ऊंचे, सबसे भारी व सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले या फिर अधिक क्षेत्र को घेरने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट के नेम पर क्या होता है कि उस कम्युनिटी यानी समुदाय को नाम दे दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सागवान वन यानी कि टिक कम्युनिटी हम जिसको कह सकते हैं। इसमें क्यों इसको टिक के नाम से क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पे टिक यानी कि सागवान के जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उनकी मतलब प्रभाविता, जो डोमिनेंस होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें पाइन फॉरेस्ट यानी कि चीड़ फॉरेस्ट, इनमें क्या होता है, इनको फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो चीड़ के जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं पाइन, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ऐसे ही हम एग्जांपल देख सकते हैं ओक वन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि इस फॉरेस्ट में जो ओक जो प्लांट्स होते हैं वो उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो थी प्लांट्स के नेम की बात। देन हम बात करते हैं एनिमल्स के नेम, यानी कि जंतुओं के नाम से भी क्या होता है कि एक कम्युनिटी का नाम दिया जाता है, समुदाय को नाम दे दिया जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र घेरने वाले जो स्थानबंद होते हैं यानी कि सैसिल या फिर धीरे गमन करने वाले जो जंतु होते हैं, उनके नाम से भी क्या होता है कि समुदाय को नाम दे दिया जाता है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं ऑयस्टर बेड तथा कोरल रीफ। जो कोरल रीफ जो प्रवाल जो भित्तियां होती है वो मराइन ओशियंस में पाई जाती हैं और इनका जो निर्माण होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। देन अगर समुदाय, और कभी कभी क्या होता है कि समुदाय पर व्यापक प्रभाव रखने वाले जंतु के नाम से भी क्या होता है कि उस समुदाय को यानी कि कम्युनिटी को पहचाना जा सकता है, जैसे कि बीवर पॉन्ड तथा बफेलो प्रेरी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो नंबर होता है, जो डोमिनेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जंतु के नाम से भी किसी समुदाय को पहचाना जाता है जो कि संख्या में तो ज्यादा नहीं हो, लेकिन वो क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक आवास यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही पाए जाते हो। देन हम बात करते हैं आवास यानी कि हैबिटेट। फिजिकल जो हैबिटेट हम जिसे कह सकते हैं कि समुदाय में जो भौतिक कारकों के किसी समुदाय को उसके भौतिक कारकों यानी कि फिजिकल हैबिटेट के नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे कि मड फ्लैट यानी कि समुद्री किनारा यानी कि बीच, और सैंड डोन्स यानी कि रेत के जितने भी जो धोरे होते हैं, जो बड़े बड़े वो जितने भी जो जगह होती है वो, यानी कि टोटल उसमें क्या होता है, डेजर्ट एरिया होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनके बेस पर क्या होता है कि किसी भी कम्युनिटी का नाम रख दिया जाता है। कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी यानी कि समुदाय के जितनी भी विशिष्टताएं होती हैं, और ये जो विशिष्टताएं होती है वो किस रूप में हो सकती है, गुण या लक्षण के रूप में हो सकती है। ये दो प्रकार की होती है, इनको दो भागों में बांटा गया है, विश्लेषणात्मक लक्षण यानी कि एनालिटिकल कैरेक्टर्स, और सेकंड है सिंथेटिक यानी कि संश्लिष्ट लक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिकल कैरेक्टर्स के बारे में। जो एनालिटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इनको दो भागों में बांटा है, गुणात्मक लक्षण तथा
मात्रात्मक लक्षण यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स तथा क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि लक्षणों को गुण के रूप में व्यक्त किया जाता है यानी कि कैरेक्टर्स को लिया जाता है, जबकि मात्रात्मक क्या होता है कि उनके लक्षणों को गणितीय यानी कि आंकड़े जो होते हैं यानी कि मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होते हैं उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक लक्षण, जिनको भी दो भागों में बांटा गया है, गुणात्मक तथा मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि गुणात्मक लक्षणों के बारे में। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक संगठन यानी कि फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, जिन्हें हम कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय का एक प्रमुख जो गुणात्मक जो कैरेक्टर होता है वो उसकी वनस्पतियों का संगठन यानी कि उसका कंपोजिशन होता है। सामान्यतः समुदायों का जो नामकरण होता है वो उसकी वनस्पतियों के आधार पर ही दिया जाता है, यानी कि वहां पर पाए जाने वाले जितने प्लांट्स होते हैं उनके बेस पर दिया जाता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेसिल होते हैं लेकिन स्थानबद्ध होते हैं, मूवेबल नहीं होता है। इस कारण क्या होता है कि उसके बेस पर क्या होता है कि उस समुदाय को पहचान लिया जाता है इसी के बेस पर। और ये जो भौतिक तथा जलवायु जो परिस्थिति होते हैं ये भी क्या करते हैं? उनके शेष समुदाय के संगठन यानी कि कंपोजिशन को प्रभावित करते हैं। सेकंड, अगर हम इस पे पॉइंट की बात करते होता है स्ट्राटिफिकेशन यानी कि स्थिरीकरण। समुदाय में कि जनरली क्या होता है कि वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जो स्ट्राटिफिकेशन पाया जाता है। कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सपोज एक फॉरेस्ट में, एक वन में हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं कैनोपी। कैनोपी जो ये क्या होता है कि वृक्षों का सबसे उच्चतम भाग होता है यानी कि हाइट जिनकी बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होती है? वो कैनोपी बनाती है। सबसे ऊंचे बढ़ने वाले व प्रभावी क्षेत्र यानी कि डोमिनेंस जो वृक्ष होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। देन उनके नीचे क्या होता है? अंडर स्टोरी यानी कि कैनोपी के नीचे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? अंडर स्टोरी में रखे जाते हैं। और ये अपेक्षाकृत कम डोमिनेंस यानी कि लो प्रभाविता वाले वनस्पति द्वारा बनाई जाती है, प्लांट्स जितने आते हैं। देन आते हैं शर्ब्स, हर्ब्स यानी कि झाड़ियां जितनी भी आती हैं, शाख जिनको हम कह सकते हैं, ये इन दोनों के नीचे पाई जाती है। और इनकी जो ऊंचाई होती है, जितनी भी झाड़ियां वगैरह होती है, उनकी 3 से 4 मीटर से अधिक नहीं होती है। देन होती है ग्राउंड यानी कि सतह लेयर होती है। और जो जमीन से जुड़ी हुई जितनी भी जो छोटी छोटी जो वनस्पतियां होती है जैसे मशरूम्स वगैरह, वो सब क्या होते हैं? ग्राउंड लेयर की कैटेगरी में आते हैं। देन होती है सॉइल यानी कि मृदा। मृदा पर क्या होता है कि इंसेक्ट्स, कीट लार्वा, बैक्टीरिया, एल्गाई, निमेटोड्स, प्रोटोजोन्स ये सब पाए जाते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि स्ट्राटिफिकेशन पाया जाता है फॉरेस्ट में। समुद्र में या फिर वाटर जो हैबिटाट होता है, एक्वेटिक हैबिटाट, जलीय समुदाय में भी क्या होता है कि इस प्रकार का स्थिरीकरण पाया जाता है यानी कि स्ट्राटिफिकेशन पाया जाता है, जिसमें कि जो अपर लेयर होती है वो एपिलिम्नियन होती है और देन उसके नीचे जो होती है वो मेटालिम्नियन होती है यानी कि मध्य का जो स्तर होता है, और सबसे जो नीचे होती है वो हाइपोलिम्नियन होता है यानी कि सबसे जो निचला स्तर होता है, जो कि अपेक्षाकृत कैसा होता है? ठंडा होता है, वह स्थिर होता है। और जहां पर क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो बहुत कम पहुंच पाता है और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कम से कम होता है। देन अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें गुणात्मक लक्षणों में, तो वह कालिकता यानी कि पीरियोडिसिटी। एक समुदाय में क्या होता है कि समय के साथ नियमित परिवर्तन आते हैं यानी कि कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यू। और ये चेंजेस कौन कौन से होते हैं? दैनिक, रात्रि तथा वार्षिक जो चेंजेस भी हो सकते हैं यानी कि वार्षिक चक्र। डेली चेंजेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि दिन के समय, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना। इसके अलावा जो अनेक प्रकार के जो फ्लावरिंग प्रोसेस जो होती है यानी कि फूलों का खिलना, वो भी क्या होता है कि दैनिक चक्र यानी कि डेली साइकिल के अंतर्गत होता है। और इसके अलावा रात्रि चक्र की अगर हम बात करें तो इसका जो यानी कि चंद्रमा के चक्र का जो विशेष रूप से जो प्रभाव होता है वो मराइन जो हैबिटाट होता है उसके ऊपर पड़ता है यानी कि समुद्री आवास पे। और इसी तरह से जो वार्षिक चक्र होता है वो भी
क्या होता है कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है, यानी कि जितने भी जो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो उनके ऊपर प्रभाव डालता है। और ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जलवायु कारक, स्थलाकृतिक कारक और मृतीय कारक। इन सब के कारण क्या होता है कि जो मौसम जो होती है वो प्रभावित होती है, मौसम, जलवायु, ये सब प्रभावित होते हैं। और इन सब के प्रभाव से क्या होता है कि समुदाय के जीव, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी जीव हो, उनमें क्या होता है कि वार्षिक चक्र, वार्षिक मौसम चक्र के साथ परिवर्तन होते रहते हैं या फिर आते रहते हैं। 4 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जीवन शक्ति तथा ओज यानी कि वाइटलिटी। समुदाय का तथा इसके जीवों का एक और जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो क्या होता है? इसकी वाइटलिटी होती है, यानी कि जीवन शक्ति होती है। इससे क्या होता है कि पौधों के लिए अंकुरण क्षमता, जीवित बने रहने की जो शक्ति होती है यानी कि क्षमता होती है, और वृद्धि करने की क्षमता होती है, आदि से नापा जा सकता है, यानी कि उसको मेजर किया जा सकता है। देन हम बात करते हैं जीवन स्वरूप यानी कि लाइफ फॉर्म। समुदाय का जो एक स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होता है वो लाइफ फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वनस्पतियों को मोटे तौर पर अगर शाख, झाड़ी, इन स्वरूपों में, इन फॉर्म्स में बांटा जाता है, और फिर जो वृक्ष होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको पुनः ब्रॉड लीव्स यानी कि चौड़ी पत्ती तथा निडल लैम्ड, व पर्णपाती तथा अपर्णपाती यानी कि डेसिडस तथा नॉन डेसिडस टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। देन हम बात करते हैं सोशबिलिटी यानी कि सामाजिकता, कि एक समुदाय में क्या होता है कि एक ही जाति के कितने जीव जो होते हैं वो आसपास पाए जाते हैं। इससे भी क्या होता है कि किसी कम्युनिटी के, यानी कि उस कम्युनिटी के बारे में एक इम्पोर्टेंट नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। कि कभी कभी जो क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सॉलिटरी स्टेज यानी कि एकल अवस्था में पाए जाते हैं, तो कुछ कुछ ग्रुप में पाए जाते हैं, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो छोटे या बड़े हो सकते हैं। ये तो थी गुणात्मक लक्षणों की बात। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक लक्षण। समुदाय की मात्रात्मक विशेषताएं वो होती हैं जिन्हें कि अंकों में मेजर किया जाता है, यानी कि डिजिट के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। और ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग किसी इकाई क्षेत्रफल में किसी जाति के जीवों की जो औसत संख्या होती है वो डेंसिटी कही जाती है। और पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर हम बात कर चुके हैं कि ये भी 2 टाइप की होती है, क्रूड डेंसिटी तथा इकोलॉजिकल डेंसिटी यानी कि पारिस्थितिकीय घनत्व हम जिसे कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है कवर, यानी या फिर ढका गया जो कोई क्षेत्र होता है, वो भी क्या होता है कि एक मात्रात्मक विशेषता के अंतर्गत आता है। किसी समुदाय, विशेष रूप से जो वन समुदाय होता है, उसका एक प्रमुख कैरेक्टर क्या होता है? इसकी वनस्पतियों यानी कि प्लांट जितने भी होते हैं उनसे ढका गया एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो टोटल एरिया को एक प्रतिशत के रूप में गिना जाता है, यानी कि कुल क्षेत्र को एक परसेंटेज के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा जितना भाग वनस्पतियों के तनों यानी कि स्टेम्स के द्वारा घेरा जाता है उन्हें बेसल एरिया कहा जाता है, यानी कि आधारित क्षेत्र। और इसमें क्या होता है कि टोटल कवर यानी कि कुल एरिया से आधारित क्षेत्र निकालने के बाद जो एरिया बचता है उसे हर्बेज एरिया यानी कि हर्बेज क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों क्या करते हैं कि समुदाय के महत्वपूर्ण मात्रात्मक लक्षण होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। देन हम बात करते हैं वनस्पतियों की ऊंचाई यानी कि हाइट्स ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं विशेष रूप से स्थायी या बहुवार्षिक जो होते हैं प्लांट्स, जैसे कि वृक्ष, फॉरेस्ट तथा जो झाड़ियों की ऊंचाई भी होती है, वो समुदाय के तथा आवास के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। देन हम बात करते हैं जैव भार यानी कि बायोमास और वेट, कि प्लांट्स का इकाई क्षेत्रफल में भार जो होता है वो समुदाय के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें कवर व ऊंचाई की गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन घास के मैदानों के लिए क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में वनस्पतियों के लिए क्या होता है कि शुष्क भार यानी कि बायोमास की कैलकुलेशन की जा सकती है। ये तो थे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। देन हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं सिंथेटिक यानी कि संश्लिष्ट कैरेक्टर। उनमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं उपस्थिति तथा स्थिरता यानी कि प्रेजेंस तथा कॉन्स्टेंसी।
एक समुदाय के संगठन में किसी जाति को उपस्थिति के विषय में यदि अगर जानना हो तो उसमें क्या होता है कि समुदाय के विभिन्न सैंपल्स का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, इनकी उनको चुना जाता है। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ वही स्पीशीज या फिर इंटरेस्ट की स्पीशीज की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो जिस प्लांट्स की या फिर जिस स्पीशीज की हमें स्टडी करनी हो, केवल उसी इंटरेस्ट की जाति का क्या कर सकते हैं, हम पता लगाया जा सकता है। देन जो सेकंड है, बात करते हैं निष्ठा यानी कि फाइडेलिटी। इसमें क्या होता है कि यदि एक जाति सिर्फ एक ही प्रकार के समुदाय में पाई जाए, यानी कि केवल उसी प्रकार की कम्युनिटी में उपस्थित हो, तो उससे क्या होता है कि समुदाय के प्रति उसको हाई फर्टिलिटी वाली स्पीशीज कहा जाता है, यानी कि उच्च निष्ठा वाली। लेकिन अगर वो अन्य प्रकार के समुदाय में भी जाकर के मिले, यानी कि अलग से जाकर के रहे किसी दूसरे आवास में, तो उन्हें लो फर्टिलिटी वाली स्पीशीज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं जैसे कि स्नो लेपर्ड, यानी कि जो बर्फीले तेंदुए होते हैं वो केवल हिमालय क्षेत्र में हम देख सकते हैं, हिमालय भाग में। लेकिन जो नॉर्मली जो लेपर्ड होते हैं, जो तेंदुए होते हैं, वो अनेक प्रकार के फॉरेस्ट तथा अर्बन एरियाज तथा जितने भी विलेजेस एरियाज में देखा उनको जा सकता है। देन हम बात करते हैं डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता होती है, जिसमें क्या होती है कि जो एक समुदाय में क्या होती है कि अनेक जातियों की समष्टि यानी कि पॉपुलेशन पाई जाती है, और ये जितनी भी स्पीशीज होती है वो संख्या में बराबर नहीं होती है, यानी कि किसी स्पीशीज का नंबर कम हो सकता है तथा किसी स्पीशीज का नंबर ज्यादा हो सकता है। और जिन स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है तो वो अपेक्षाकृत क्या होती है कि अधिक प्रभावी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता कहा जाता है। प्रभावी जातियां वे होती है जो कि क्या करते हैं, किसी आवास में क्या होती है कि बहुत ज्यादा अधिकतम प्रदर्शित करती है, यानी कि जिनका संख्या में नंबर बहुत ज्यादा होता है। और इनके द्वारा क्या होता है कि सूक्ष्म आवास यानी कि माइक्रो जो हैबिटेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी कि जो माइक्रो हैबिटेट होते हैं उनको भी प्रभावित तथा नियंत्रित किया जाता है। प्रभावित जातियों के बिना क्या होता है कि समुदाय में स्थिरता नहीं पाई जाती, यानी कि स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। देन हम बात करते हैं फिजियोग्नोमी तथा पैटर्न। फिजियोग्नोमी की अगर हम बात करें कि समुदाय में क्या होता है कि नॉर्मली वो उसके विभिन्न लक्षणों पर आधारित होता है कि वो समुदाय कैसा दिखता है, लेकिन उसके बारे में हमें क्या होता है कि बहुत कुछ जानकारी उसे बिना देखे भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि फिजियोग्नोमी कहा जाता है। अगर हम एक समुदाय जिसमें कि अगर हम एक समुदाय की बात करें जिसमें भी कि हम एक डेजर्ट के बारे में बात करें, डेजर्ट कम्युनिटी, तो डेजर्ट कम्युनिटी में हम ये देखते हैं कि उसमें मोटे तौर पे जो घनत्व तथा संख्या यानी कि डेंसिटी, नंबर, वितरण, कवर, इन सब के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या होगा। अगर मरुस्थल है तो ऑब्वियसली है कि वहां पर क्या होगा कि वनस्पति घनत्व कम होगा, यानी कि प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी, उनकी जो ऊंचाई होती है प्लांट्स की वो भी कम होगी। और इसके अलावा इनमें क्या होगा, वृक्षों का जो बेसल जो एरिया होगा, हर्बेज एरिया होगा, वो भी कम होगा, यानी कि वहां पर नॉर्मली इन द सेंस कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो होगी वो कम देखने को मिलेगी। देन हम बात करते हैं आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक समुदाय में एक जाति के फैलाव का संकेत होती है। एक समुदाय में जाति जो होती है वो समान रूप से फैली हुई हो सकती है या फिर कुछ लिमिटेड जो स्थान होते हैं वहां तक ही सीमित हो सकती है। फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की हो सकती है, टोटल फ्रीक्वेंसी तथा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन हम बात करते हैं महत्व मूल्य सूचकांक यानी कि इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, यानी कि IVI जिसे हम कह सकते हैं। एक समुदाय में एक जाति की जो आवर्ती और घनत्व व प्रभाविता या कवर का महत्व होता है, ये तीनों क्या होते हैं कि अलग अलग गुणों को इंगित करते हैं। जो आवर्ती तथा घनत्व तथा प्रभाविता होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग गुणों को इंगित करते हैं, जिसमें कि जो आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी होती है वो संख्या के बारे में जानकारी देती है और ये बताती है कि जो जाति का वितरण होता है वो समुदाय में कितना सेम है और कितना अनइक्वल है। लेकिन वो यह नहीं बताती कि जाति के द्वारा कितना भाग घेरा जाता है या फिर उसका घनत्व कितना है, किसकी डेंसिटी कैसी है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि महत्व जो मूल्य सूचकांक होते हैं वो इन सभी के आधार पर जाति को एक सूचकांक
यानी कि एक जो इंडेक्स होता है वो प्रोवाइड कराता है, प्रदान कराता है। देन हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि जातीय विविधता। जो जातीय विविधता होती है वो समुदाय का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। जिस समुदाय में क्या होता है कि जितनी अधिक जातियां होती है वो उसे उतना ही समृद्ध माना जाता है। जैव विविधता को भी निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी तथा गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है। जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो लोकल स्तर पे होती है यानी कि स्थानीय लेवल पर, और जो बीटा डाइवर्सिटी होती है वो रीजनल यानी कि क्षेत्रीय लेवल पर होती है, जबकि गामा डाइवर्सिटी होती है वो महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल लेवल से होते हैं उनके स्तर पर पाई जाती है।